बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ फायर आर्म इंजरी। तो आज की इस वीडियो में बैलिस्टिक्स या फायर आर्म इंजरी को पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी ख़राब होने वाली है, तो आपने वीडियो की क्वालिटी को 720p पे एडजस्ट कर लेना और फुल स्क्रीन पे वीडियोस को देख लेना। स्टार्ट करते हैं बैलिस्टिक वाले एमसीक्यू से। तो जो ये वाला जो टॉपिक है बैलिस्टिक वाला, ये फायर आर्म इंजरी से बिलोंग करता है। फायर आर्म इंजरी वाला ट्रोमेटोलॉजी से बिलोंग करता है। और फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर सबसे गंदी चीज़ ये है कि ट्रोमेटोलॉजी का सिलेबस इतना ज़्यादा है, लेकिन आना सिर्फ एक ही एमसीक्यू है। तो एक एमसीक्यू को कवर करने के लिए हमें जनरल ट्रोमेटोलॉजी पढ़नी पड़ती है, स्पेशल ट्रोमेटोलॉजी पढ़नी पड़ती है, उससे एसोसिएटेड एस्फिक्सिया पढ़ना पड़ता है, फायर आर्म इंजरीज पढ़नी पड़ती है, ड्राउनिंग पढ़नी पड़ती है। लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये फ़ायदा होता है कि कुछ ना कुछ एमसीक्यू कवर हो जाते हैं और एमसीक्यू में 5 में से 4 नंबर मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर नंबर 1 एमसीक्यू। तो ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं बैलिस्टिक। तो पहले आपको बैलिस्टिक की डेफिनेशन और बैलिस्टिक के 3 टाइप्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बैलिस्टिक होता है क्या है? बैलिस्टिक एक फिजिक्स का एक वर्ड होता है, ठीक है। बैलिस्टिक के अंदर आप डिफरेंट फोर्सेस को पढ़ते होते हो जो एक्ट करती है किसके ऊपर? फायर आर्म के ऊपर, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक्स बोलते हैं। तो बैलिस्टिक ऐसी साइंस होती है जो फायर आर्म और एमुनिशन की स्टडी को, इनके आगे फंक्शन को स्टडी करती है, ठीक है। ओके, फायर आर्म और इनके एमुनिशन को स्टडी करना, इनके फंक्शन को स्टडी करना, तो उसको बैलिस्टिक बोलते हैं। और ऐसे एक्सपर्ट जो इस बैलिस्टिक को स्टडी करते हैं तो उनको बैलिस्टिक एक्सपर्ट बोलते हैं। बैलिस्टिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्रॉक्सिमल बैलिस्टिक या इंटीरियर बैलिस्टिक, दूसरा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक या एक्सटीरियर बैलिस्टिक, और तीसरा टर्मिनल बैलिस्टिक या वुंड कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पता है कि जो फायर आर्म जो वेपन्स होते हैं 2 में होते हैं मेनली टाइप के, स्मूथ बोर और राइफल्ड होते हैं। जो स्मूथ बोर्ड होता है इसका जो ल्यूमिन होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल होता है, या कभी कभार इसमें चॉकिंग भी होती है। जो राइफल्ड होता है इसका ल्यूमिन राइफल्ड होता है। राइफल्ड के अंदर प्रोजेक्टिंग रिजेस और ग्रूव्स होते हैं, ओके, ठीक है। जो ग्रूव्स होते हैं शैलो स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू आता है मेकिंग ऑफ लैंड एंड ग्रूव्स इनसाइड द गन बैरल। तो जो लैंड और ग्रूव्स होते हैं गन बैरल के अंदर, जिसको आप उर्दू में पिस्तौल की नाल भी बोलते हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम राइफलिंग बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो राइफलिंग होती है ये राइफल्ड वेपन्स के अंदर होती है, राइफल्ड बोर वेपन्स के अंदर होती है, जबकि जो स्मूथ बोर्ड वेपन जिसको शॉर्ट गन कहते हैं उसके अंदर चॉकिंग होती है। चॉकिंग का फ़ायदा यह होता है कि रेट ऑफ स्प्रेड को कम कर देना और 3 चीज़ों को बढ़ा देना: पर एक्सप्लोसिव फोर्स, वेलोसिटी और रेंज। जबकि राइफलिंग का क्या पर्पज़ होता है? राइफलिंग का मेन पर्पज़ है कि वॉबलिंग को या टम्बलिंग को मिनिमाइज़ कर देना, जबकि गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, एक्यूरेसी को, रेंज को बढ़ा देना और पेनिट्रेशन वाली पावर को भी इन्हांस कर देना, ग्रेटर पावर ऑफ पेनिट्रेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो चॉकिंग और राइफलिंग आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ बैलिस्टिक। तो बैलिस्टिक की क्या टाइप्स होती है आपको मैं सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ: एंटीरियर, एक्सटीरियर और टर्मिनल। जो एंटीरियर होती है उसको प्रॉक्सिमल बैलिस्टिक बोलते हैं, ये फायर आर्म और प्रोजेक्टाइल की स्टडी को बोलते हैं। एक्सटीरियर और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक के अंदर आप प्रोजेक्टाइल की मोशन को स्टडी करते हो जब वो फायर आर्म से निकल जाती है। फायर आर्म के स्पेसिफिकली एंटीरियर मुज़ल एंड से निकलने के बाद अपने टारगेट को हिट करने से पहले पहले जो बैलिस्टिक होती है उसको एक्सटीरियर या इंटरमीडिएट बैलिस्टिक बोलते हैं। और जो लास्ट वाला होता है टर्मिनल बैलिस्टिक, जिसको वुंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कि किस टाइप का जख्म लगता होता है। आपको पता है कि जो राइफल बोर वेपन्स होते हैं इसमें राइफल है, रिवॉल्वर है, पिस्टल है और मशीन गन्स आ जाती है, ओके, ठीक हो गया। यानी जो राइफल बोर वेपन है इसमें प्रोजेक्टाइल बुलेट होता है, वार्ड नहीं होता, कार्डबोर्ड डिस्क भी नहीं होती, और जो केसिंग होती है ओवरऑल मेटेलिक की होती है। जबकि फायर आर्म के अंदर जो स्मूथ बोर्ड वेपन होती है उसमें प्रोजेक्टाइल पैलेट्स होती है, जिसको आप कारतूस वगैरह कह लेते हो, ठीक है, लटके पैलेट्स होती है, वेट और कार्डबोर्ड डिस्क भी होता है, और जो केसिंग होती है पीछे से मेटालिक और आगे से कार्डबोर्ड डिस्क के ऊपर मुश्तमिल होती है। इफ अ बुलेट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स कोर्स बाय स्ट्राइकिंग एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, तो फिर इस टाइप की बुलेट को क्या बोलते हैं? इस टाइप की बुलेट को रिकोशेट बुलेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, रिकोशेट बुलेट, ओके। तो ये बुक की लाइन है, उसको रट्टा मार लेना। अच्छा, आपको ये बता रहा था कि जो शॉट्स होती है पैलेट्स होती है स्मूथ बोर वेपन के अंदर होती है, जबकि बुलेट्स राइफल्ड बोर वेपन्स के अंदर होती है। राइफलिंग का भी आपको मैं बता चुका हूँ। एग्जाम में कभी कभार प्रोपेलेंट चार्ज या गन पाउडर का आ सकता है कि ब्लैक होता है, स्मोकलेस होता है, सेमी स्मोकलेस होता है। ब्लैक PCS वाला निमोनिक है, P से पोटेशियम नाइट्रेट, S से सिल्वर, सॉरी C से चारकोल और S से सल्फर। जबकि स्मोकलेस के अंदर नाइट्रो सेलुलोस और नाइट्रोग्लिसरीन आ जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला MCQ इसी के
रिलेटेड है। तो स्मोकलेस पाउडर होता है वो नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन इनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन बीटा होगा, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है एब्रियन कॉलर्स। एब्रियन कॉलर इज डायग्नोस्टिक ऑफ, कि एब्रियन कॉलर किसका डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत कॉलर्स के बारे में पता होना चाहिए, और कॉलर्स के अलावा हीट कॉम्बेशन इफेक्ट क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ वुंड क्या होता है, फेशियल डिस्टॉर्शन इफेक्ट क्या होती है, चेरी रेड डिस्कलरेशन क्या होती है, ग्रीस डर्ट कॉलर क्या होता है, ये होता क्या है वैसे। तो पहले आपको बता देता हूँ एब्रियन कॉलर क्या होता है, ओके। जब कोई भी बुलेट अगर फायर होती है किसी जो बुलेट अगर किसी फायर आर्म से निकलती है और जब वो स्किन के साथ कॉन्टैक्ट करती है, तो वो स्किन को जब पेनिट्रेट करती है तो बुलेट के पास एक इलास्टिक यानी स्किन के पास एक इलास्टिसिटी है, ठीक है, ओके। तो जो बुलेट होती है ये स्किन की इलास्टिसिटी को पेनिट्रेट कर रही होती है। जब वो स्किन की इलास्टिसिटी को पेनिट्रेट कर रही होती है तो बुलेट की एक्सियल स्पिनिंग होती है। जब वो एक्सियल स्पिनिंग होती है तो वो स्किन के साथ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करती है, और इस फ्रिक्शन की वजह से एक जहाँ पे वो एंटर होती है हमारी बॉडी में, जहाँ पे गोली लगती है तो उसके सराउंडिंग टिश्यू के ऊपर एक कॉलर सा बन जाता है, इसके सराउंडिंग टिश्यू में रिंग बन जाती है, और उसी जगह पे बनती है जहाँ पे वुंड एंट्री होती है, यानी वुंड ऑफ एंट्री के ऊपर आपको एब्रियन कॉलर देखने को मिलता है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ऑफ बुलेट विद द स्किन, ओके। तो ये मार्जिनल एब्रियन होती है अराउंड द वुंड ऑफ एंट्री। ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, एक्यूट एंगल भी हो सकती है, यानी अगर परपेंडिकुलर एंट्री ऑफ बुलेट है तब एब्रियन कॉलर राउंडेड शेप का होगा, लेकिन अगर एक्यूट एंगुलर एंट्री है तब एब्रियन कॉलर ओब्लिक या ओवल शेप का होगा। तो ये तो हो गया एब्रियन कॉलर। एक और सवाल आता है कि ग्रीस डर्ट कॉलर क्या होता है, ओके। अगर हमने कोई कपड़े पहने हुए हैं या स्किन है, ओके, ठीक है, और बुलेट फायर हुई है तो बुलेट की एक गायरोस्कोपिक होती है, गायरोस्कोपिक रोटेटरी से रिलेटेड है, यानी जब बुलेट परफोरेट करती है स्किन को या क्लॉथ को तो ये डर्ट या ग्रीस पार्टिकल को जो कि बुलेट के ऊपर पड़े हुए होते हैं वो वुंड ऑफ एंट्री के अराउंड टिश्यू पर लगा देती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रीस कॉलर। इन शॉर्ट जो ग्रीस मार्क्स होते हैं अराउंड द वुंड ऑफ एंट्री तो उसको ग्रीस या डर्ट कॉलर बोलते हैं, जबकि मार्जिनल एब्रियन अराउंड द वुंड ऑफ एंट्री इसको एब्रियन कॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। एब्रियन आपको पहले से पता क्या होता है, एब्रियन एपिडर्मिस की लीजन होती है, ठीक हो गया, ओके। तो एब्रियन कॉलर क्या होती है? वुंड ऑफ एंट्री होती है, ठीक है। इसके बाद है गायरोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ बुलेट रिजल्ट इन, गायरोस्कोपिक की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, ओके। तो जो गायरोस्कोपिक होता है, अभी मैंने गायरोस्कोपिक की एक बात किया है कि ग्रीस या डर्ट कॉलर, लेकिन यहाँ पे ग्रीस और डर्ट कॉलर नहीं है, तो दूसरा कॉलर को आपने पिकअप करना है। तो वह कौन सा कॉलर है? ये जिसको बोलते हैं एब्रियन कॉलर। वैसे एब्रियन कॉलर और ग्रीस कॉलर दोनों स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से होती है, और इस स्पिनिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? गायरोस्कोपिक मूवमेंट बोलते हैं। अब एक और वर्ड आ गया है या, ये या जमाई वाला नहीं है, ये या कुछ और है, ठीक है, ओके। जब हम बुलेट को फायर करते हैं फ्रॉम राइफल बोर वेपन से, ठीक है, तो बुलेट अपने पूरे एक्सेस को फॉलो नहीं करती, जहाँ से फायर हुई है अपने एक्सेस को फॉलो नहीं करती, एक डेविएशन होती है बुलेट के लॉन्ग एक्सेस में और इसके पाथवे के एक्सेस में, तो इस डेविएशन को या बोलते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो फ्लैश होल से रिलेटेड है। आई थिंक ये चीज़ें शायद एनआरए में भी नहीं दी हुई, तो इसको यहीं से तैयार कर लो। फ्लैश होल्स, फ्लैश होल पहले बात मुजल एंड को कह नहीं सकते, फ्लेम कमिंग आउट ऑफ द बैरल ड्यूरिंग फायरिंग इसको भी नहीं कह सकते, ठीक है, ओके। तो जो फ्लैश होल्स होता है ये वो सुराख होते हैं जिसमें से प्राइमर का फ्लेम प्रोपेलेंट को आग लगा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश होल्स बोलते हैं, इसको रट्टा मार लेना। गायरोस्कोपिक की वजह से आपको बता चुका क्या आ जाता है, ये कॉलर बनेगा गायरोस्कोपिक की वजह से। दोबारा आ गया कॉलर ऑफ एब्रियन है, एक्सेसिव स्लाइवेशन अब ये कौन सा एमसीक्यू आ गया है? टॉक्सिकोलॉजी का आ गया, तो स्लाइवेशन किस में होती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट है ही नहीं, तो फिर दूसरा आपने जाना है लेड की तरफ, ठीक है, ओके। आगे द कोर्स अनबर्नड गन पाउडर व्हेन एम्बेडेड इन द स्किन रिजल्ट इन, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको कवर करना चाहिए। हाँ मैं आपको बता रहा था कि हीट कंबशन इफेक्ट क्या होती है, सोइलिंग ऑफ वुंड क्या होता है, ओके, ठीक है। अब हीट कंबशन इफेक्ट क्या होता है? आपको पता है कि जब हम राइफल्ड फायर आर्म से फायर करते हैं, ठीक है, ओके, तब वहाँ से गोली के साथ थोड़ा बहुत धुआं भी निकलता है, यानी एक कंबशन वाला इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हीट कंबशन इफेक्ट। शोला वगैरह निकल जाते हैं गोली में से, ठीक है, बुलेट में से। अगर वो कपड़ों पे लग जाए तो गारमेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, हेयर को जला सकती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हीट कंबशन इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट हमें गारमेंट्स के ऊपर या हेयर के ऊपर देखने को मिलता है। दूसरा है सोलिंग ऑफ वुंड। सोलिंग ऑफ वुंड को हम दो में डिवाइड करते हैं, ब्लैकनिंग, दूसरा टैटूइंग। ब्लैकनिंग को हम स्मजिंग भी बोलते हैं और टैटूइंग को पीपरिंग भी बोलते हैं। असल में जो स्मोक पार्टिकल
ठीक है, स्पेसिफिकली लेड और मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेपोजिशन हो जाना किसके ऊपर, बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ब्लैकनिंग। जो टैटूइंग होती है इस केस में जो गन पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन भी हो सकते हैं, कोर्स भी हो सकते हैं, वो स्किन के ऊपर डेपोजिट होना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं टैटूइंग। यानी टैटूइंग के अंदर गन पाउडर डेपोजिट हो गए, जबकि ब्लैकनिंग के अंदर स्मोक पार्टिकल चाहे वो लेड या मेटल के हो जिससे मिसाइल बना हुआ है, ठीक है, उनकी डेपोजिशन को ब्लैकनिंग बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो द कोर्स अनबर्न गन पाउडर, यानी जो अनबर्न गन पाउडर की वजह से जो डेपोजिशन होने होती है स्किन के ऊपर एम्बेडेड हो जाता है, और मैंने आपको ये कोर्स COA वाला है, कोर्स वो वाला नहीं है, तो कोर्स फाइन भी हो सकता है तो उसको बोलते हैं टैटविंग। ब्लैकविंग भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब ये स्कॉचिंग इफेक्ट है, स्कॉचिंग वाला आई थिंक मुझे भी मिला नहीं है तो उसको भी छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, MCQ खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये बोरिंग वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि थोड़े बहुत MCQ थे तो आप इनको नोट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।